नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्लास 11th के जो चैप्टर है प्राणी जगत मीन्स एनिमल किंगडम का भाग 9वां पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछले वीडियो में हमने प्राणी जगत का व्यापक वर्गीकरण के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में जानेंगे। फाइलम पोरीफेरा, पहले इसके परिचय के बारे में जानते हैं। कहता है इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ये प्राणी सामान्यतः लवणीय होते हैं। इनका शरीर असमित होता है। ये बहुकोशीय प्राणी है। शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। जो पोरीफेरा प्राणी जगत का सबसे बड़ा सरल संघ में है। इसके प्राणियों को हम स्पंज कहते हैं। ये प्राणी अधिकतर समुद्र मतलब लवणीय जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर असमित होता है, यानी कोई निश्चित आकार इनमें नहीं होती है। ये बहुकोशीय मीन्स प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें ऊतक या अंग नहीं होते, इसलिए इसका शरीर संगठन कोशीय स्तर का होता है। तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो कि हमें याद रखने की चीज़ है वो है हमारा कि ये बहुकोशीय प्राणी है। तो सब आपसे पूछ सकता है कि बहुकोशीय प्राणी कौन सा है इसमें, तो हम बता सकते हैं कि पोरीफेरा जो है हमारा बहुकोशिकीय प्राणी है। आप कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे पोरीफेरा की उदाहरण है साइकन, जिसको साइफा, फिर है यूस्पेंजिया, फिर स्पेंजिया जो इसमें देख रहे हैं। इनके कोई ऐसे बॉडी ऑर्गन आपको नहीं दिख रहे होंगे। अब आगे हम देखते हैं। आगे कहते हैं कि शरीर की संगठन एवं जल परिवहन तंत्र, शरीर का संगठन और जो परिवहन तंत्र है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब सबसे खास बात इसमें यह है सुनने को कि स्पंज को पूरा जीवन पानी पर निर्भर होता है। वो पूरा जीवन आपका पानी पर निर्भर रहेगा। इसके शरीर में जल परिवहन तंत्र होता है। शरीर में बहुत सी नलियाँ मीन्स कैनल्स होते हैं। पानी छोटे छोटे छिद्रों से अंदर जाता है। इन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। ये जो छिद्र होगा उन्हें हम ऑस्ट्रिया कहेंगे। ठीक है, पानी अंदर जाकर स्पॉन्जिल में भरता है। बड़ा फिर छिद्र आस्कुमन से बाहर निकलता है। तो ये हो गया। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताइए क्या है कि ऑस्ट्रिया पहले होगा, उसके बाद स्पॉन्जिलिया, फिर ऑस्कुलम। ये पूरा एक चैनल के जैसा बना होता है। तो इसको हम पढ़ लेते एक बार। स्पंजों में जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। शरीर में नाल तंत्र उपस्थित होती है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया से प्रवेश करता है, जब केंद्रीय स्पंज गुहा स्पॉन्जोसिल में जाता है। जल बड़े ग्रंथ आस्कुलम से बाहर निकलता है, जो आपको यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। तीसरा है हमारा स्लाइड कि जल परिवहन का महत्व क्या है, क्यों जल परिवहन जरूरी है। तो ये इतना पानी अंदर बाहर क्यों जाता है, ये क्वेश्चन तो सबके मन में आता है। क्यों ऐसा, क्यों इसलिए होता है क्योंकि भोजन लाने का काम करता है वही पानी, ऑक्सीजन देता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मतलब एक ही सिस्टम से वो भोजन, श्वसन, उत्सर्जन ये तीनों का काम करता है। तो पानी को आना जाना तो ज़रूरी हो गया। तो ये उसके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्व रखेगा। कहता है कि जल परिवहन भोजन एकत्र करने में सहायक है। यह श्वसन में सहायता करता है। अपशिष्ट पदार्थों में उत्सर्जन में सहायता होता है। तो ओवरऑल वो एक ही पानी जो आ रहा है मतलब वो क्षेत्र से
उससे कितना सारा काम हो रहा है, भोजन का भी काम हो रहा है, एक ही सिस्टम से भोजन का भी काम हो रहा है, श्वसन रिस्पायरेशन का भी काम हो रहा है, उत्सर्जन का भी काम हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसके बहुत महत्व है। दूसरा है कि कोशिकाएं एवं पाचन, उनकी कोशिकाएं और पाचन के बारे में हम क्या समझते हैं। स्पंज के अंदर एक खास कोशिकाएं होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोइनोसाइट्स। जो कोइनोसाइट्स होगा वो बहुत खास कोशिका होती है, इसे हम कॉलर कोशिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर कोशिका। ये कोशिकाएं नाल तंत्र को बढ़ती है, ठीक है, नाल तंत्र को बढ़ती है। ये पानी में से भोजन कण पकड़ लेती है, पाचन कोशिकाओं के अंदर होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अंतरा कोशिका कोशिकी पाचन, मीन्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भोजन के पोषण को भी पकड़ लेती है, इसलिए। याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारा इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो पोरीफेरा में ही होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं कि स्पंज गुहा एवं नाल तंत्र को कोइनोसाइट्स कोशिका ढकती है। कोइनोसाइट को कॉलर कोशिका भी कहते हैं। पाचन कोशिकाओं के अंदर होता है, इसे अंतरकोशिक पाचन भी कहते हैं, ठीक है। अब उनकी कंकाल संरचना के बारे में भी जानते हैं कि उनकी कंकाल संरचना कैसी है। तो कहता क्या है कि इतना नर्म शरीर कैसे टिका रह सकता है। ये तो मन में भी आता है, कितना जो नर्म शरीर है वो कैसे टिका रहेगा। इसके लिए इसमें कंकाल होता है। कंकाल शरीर को सहारा देने का काम करता है। ये बना होता है हमारा कटिकाओं से, ठीक है। ये क्या से बना होता है? कटिकाओं से। स्पंजिंग जंतुओं में स्पंजिंग फाइबर्स से बना होता है। कटिकाओं से सिलिका और कैल्शियम की हो सकती है। जो कटिकाएं होंगी वो हमारा दो चीज से मिलकर बना रहेगा, सिलिका और कैल्शियम, ठीक है। यही स्पंज को शेप देने का भी काम करता है। तो कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। कंकाल कटियाओं से बना होता है। स्पंजिन तंतु भी कंकाल का भाग होते हैं, ठीक है। तो इसका तो सब जो हमारा वर्क है वो हम समझ गए। शरीर को सहारा देना मीन्स सपोर्ट करना, आकार देना मीन्स शेप्स, और सबसे बड़ी चीज़ की प्रोटेक्शन, वो भी तो देता है ना। ये प्रोटेक्शन में भी क्या करता है? हमें मदद करता है। आगे जननन की विशेषता मीन्स रिप्रोडक्शंस का क्या विशेषता है। पोरीफेरा में दो प्रकार के जननन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अलैंगिक जननन, ठीक है, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। इसमें विखंडन होगा मीन्स फर्मेंटेशन, या इसको हम कली जननन बडिंग के द्वारा भी इसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। नर और मादा पृथक नहीं होते, वे उभर लिंगाशी होते हैं। अंडे एवं शुक्राणु एक ही प्राणी द्वारा बनते हैं, मतलब एक ही प्राणी जो होंगे वो अंडे और शुक्राणु भी बनाएंगे। अलैंगिक जननन विखंडन द्वारा होता है। लैंगिक जननन गुमो द्वारा होता है। मीन्स अलैंगिक मीन्स एसेक्सुअल की बात हो रही है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? विखंडन के द्वारा होगा, जिसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और एक कली जननन भी होता है जिसे हम बर्जिंग कहते हैं, ठीक है। एक टुकड़ा अलग होकर एक नया स्पंज बन जाता है। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के द्वारा भी होगा, जिसे हम लैंगिक जननन कहते हैं। इसमें हेर्मेफ्रोडाइट ये उभर लिंगाशीय होते हैं। क्या होते हैं? उभर लिंगाशीय। एक ही स्पंज में शुक्राणु और अंडू, ठीक है, एक ही स्पंज में शुक्राणु भी होगा और अंडाणु भी रहते हैं, दोनों साथ में बनते हैं। और निषेचन, इनकी जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी वो शरीर के अंदर ही होगी। ये स्पंज का दोनों में ये कारगर है। फिर एक निषेचन, परिवर्धन एवं उदाहरण मीन्स फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट और उसके एग्जाम्पल्स। तो कहता है निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होते हैं,
लार्वा अवस्था वयस्क से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए साइकन, जिसको साइफा, एस्पंजीला, स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्प्रंजिया, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो निषेचन की बात करते हैं हम, जहाँ फर्टिलाइजेशन की, वो आंतरिक मीन्स इंटरनली होगा। विकास की बात करो, जो डेवलपमेंट, वो कैसे होंगे, वो अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मतलब पहले एक लार्वा बनता है जो वयस्क अडल्ट से अलग दिखता है, बाद में वो लार्वा रूप बदलकर वयस्क स्पंज बन जाता है। ठीक है, इस तरह से उनमें चेंजेस होंगे। कुछ एग्जाम्पल में जैसे समुद्री स्पंज हो गया, मीठे पानी का स्पंज हो गया, फिर बात स्पंज हो गया, जिसे हम नहाने के लिए स्पंज बनाते हैं वो। अब थोड़ा कंक्लूजन समझ लेते हैं ओवरऑल इस चैप्टर की। जो कंक्लूजन है, तो पहला विशेषता पे आते हैं। तो शरीर का प्रकार कैसा होगा, पोरिफेरा का असमित होगा, कोशिकीय स्तर का संगठन होगा। दूसरा, ये निवास कहाँ कहाँ करते हैं, तो वो अधिकतर समुद्री, कुछ मीठे पानी में करते हैं। जल तंत्र इनकी क्या होंगी, मीन्स वाटर कनाल सिस्टम, जीवन का आधार। पाचन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। जननन कैसे होंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, फिर निषेचन, इंटरनली निषेचन होगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन। विकास कैसा होता है इनका, तो हमारा जो विकास होगा वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होगा। लार्वा और कुछ अवस्था के साथ इनकी विकास होती है, ये हमें पता है। उदाहरण में हमने साइकोन, स्पॉन्जिला, ये उदाहरण में समझ सकते हैं जो इनमें दिया हुआ है। ठीक है, तब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम, निडेरिया और टिनोफोरा के बारे में जानेंगे और उनके सारे कैरेक्टर्स, उनके एग्जाम्पल्स, उनके फीचर्स, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।